आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर लेवल पर डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन हो, वो डिसीजन लेने के लिए हमेशा यूजफुल टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्टिंग समझने से पहले तो हमें यह देखना होगा कि मार्जिनल कॉस्ट हम कहते किसे हैं। जब भी किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उस प्रोडक्ट की एक एडिशनल यूनिट बनाने की वजह से कॉस्ट में आने वाला चेंज, उस रिजल्टेंट चेंज को हम नाम देते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब ये आपको पता होना चाहिए कि एडिशनल यूनिट बनाने की वजह से जो कॉस्ट में चेंज आएगा वो इंक्रीज होगी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट का नाम भी दिया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हमेशा जब भी फ्यूचर पीरियड के लिए कोई भी डिसीजन लिया जाता है, यह टेक्निक अप्लाई होती है। लिख लेते हैं पहले इस बात को, लिखेंगे साथ में मार्जिनल कॉस्ट। When production is increased marginally, मार्जिनली से मतलब क्या है हमारा, दैट इज बाय 1 यूनिट, comma, then the resultant change in cost is termed as marginal cost. Marginal cost is also known as variable cost. Variable cost, आगे लिखें, marginal costing helps in डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई होती है, हेल्प करती है। एक पॉइंट लिखेंगे हम, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यह आपको पता होगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो किसे कहते हैं। लिख लेते हैं इसे भी, इसे हम शॉर्ट में नाम देते हैं पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मींस contribution as a percentage of sales। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो प्रेजेंट करती है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितने परसेंट है, तो वही मैंने यहां पर लिखा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मींस कंट्रीब्यूशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, और अगर ये सेल्स की परसेंटेज फॉर्मेट में कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है तो कैसे निकलेगी फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू
contribution divided by sales into 100, contribution divided by sale into 100। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जब कंपनी किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को 1 यूनिट से इंक्रीज करती है तो कॉस्ट में जो चेंज होगा उस रिजल्टेंट चेंज इन कॉस्ट को हम नाम देते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और मैंने भी कुछ देर पहले कहा कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट में कोई इंक्रीज नहीं होता, वो सिर्फ कौन सी कॉस्ट इंक्रीज होती है? वेरिएबल कॉस्ट, जो कि पर यूनिट है। इसलिए हम मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मींस कंट्रीब्यूशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें यहां पर डिस्कस करने हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल, मान लेते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस में हैं। अच्छा, प्रैक्टिस में है, आपके पास एक क्लाइंट आता है जो कि आपसे कुछ एडवाइस चाहता है, तो आपसे कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए एडवाइस लेने के लिए आया है। और वो कहता है कि सर मैंने अभी एक न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट किया है। आपका क्लाइंट आपसे कह रहा है कि सर हमने एक न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट किया है और आपसे उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेना है। तो आपसे कहता है कि वो क्या इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का बिजनेस उसे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। ध्यान से सुनना। अब आपने एडवाइस देनी है क्या जो प्रोडक्ट उसने न्यू इन्वेंट किया है क्या उसे बनाकर बेचने का बिजनेस स्टार्ट करें? तो कैसे पता चलेगा? ध्यान दो। तो उसने हमें बताना स्टार्ट किया। हमने कहा ठीक है, क्या प्रोडक्ट है बताओ। अब वो हमें प्रोडक्ट बता रहा है कि सर जो प्रोडक्ट वो बनाएगा वो मार्केट में बेचा जा सकता है सेलिंग प्राइस ₹10 पर यूनिट। कह रहे हैं सर जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो नॉर्मली मार्केट में 10 रुपए में बेचा जा सकता है और इस प्रोडक्ट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट आएगी, वेरिएबल कॉस्ट ₹8 पर यूनिट। फिर वो कहता है सर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी है, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ₹10,000, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ₹10,000 पर एनम। उसने डेटा दिया। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए ये लो एग्जांपल में मैं से लिख लेता हूं। मान लीजिए ये है रेंट, जहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा वो फैक्ट्री रेंट पर ली जाएगी, जिसका रेंट इन्हें देना है आपके क्लाइंट को 10,000 पर एनम। अब आपकी सेल या प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो, ये फिक्स्ड कॉस्ट रेंट 10,000 देना ही पड़ेगा। ये तो क्लियर है। आप प्रोडक्शन फैक्ट्री में कम यूनिट्स की कर रहे हैं, ज्यादा यूनिट्स की कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो पे करनी है। तो मैंने क्या कहा, आपकी प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो 10,000 देना है। आपकी प्रोडक्शन हो या नहीं हो तब भी आपको 10,000 पर एनम देना है। इतनी बात ठीक है। वो ये एडवाइस, वो ये डेटा बताकर आपसे जानना चाहता है कि क्या उसे ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। अब बताइए, हर एक यूनिट बनेगी 8 रुपए में, सेल कर दी जाएगी 10 रुपए में, फिक्स्ड कॉस्ट रेंट देना है हमें 10,000 का, ये बिजनेस स्टार्ट करें या नहीं, कैसे बताओगे? सर ऐसे कैसे बता सकते हैं, पहले ये तो बताओ कि यूनिट कितनी बनेगी। यूनिट पर आ गई बात। एक बात बताइए, अगर यूनिट आपको आपका क्लाइंट ही बता देगा तो फिर आपसे वो डिसीजन लेने ही किस बात का आया है? उसे क्या पता वो कितने यूनिट बनाकर सेल कर पाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? उसे नहीं पता, उसने ये यूनिट हमें नहीं बताई कि वो 1 साल के अंदर हर साल कितने यूनिट बनाकर सेल करेगा। तो हम कैसे बताएं कि उसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए भी या नहीं? अब देखिए हम बताएंगे कैसे। उसने तो हमें यूनिट नहीं बताई है, उसने तो अभी बिजनेस स्टार्ट किया ही नहीं है,
उसे क्या पता कितनी सेल होगी, इसीलिए तो आपसे डिसीजन लेने आया है। तो हम चलो, आपका क्लाइंट आपको यूनिट्स नहीं बता रहा, मैं ही बता देता हूं, ध्यान से समझना। मान लो आपका क्लाइंट हर साल पर एनम कह रहा हूं यूनिट सेल कर सकता है, फॉर एग्जांपल 4000 यूनिट्स। हर साल आपका क्लाइंट 4000 यूनिट्स बनाकर सेल कर सकता है, तो क्या उसे ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? चेक करते हैं। सर अगर 4000 यूनिट्स बनाकर सेल करेगा तो सेल्स कितनी हो गई? 4000 यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस 10, 40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी थी पर यूनिट? सर पर यूनिट दी है 8 रुपीज, तो 4000 यूनिट्स के लेवल पर कितना हुआ? 32,000। और सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जाती है तो उसे हम नाम देते हैं कंट्रीब्यूशन। ध्यान रहेगी ये बात। अगर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जाए तो उसे हम नाम देते हैं कंट्रीब्यूशन। कितना? क्या ये मेरा प्रॉफिट है? नहीं, अभी फिक्स कॉस्ट भी तो देनी है, अभी तो सिर्फ मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की है। ये लीजिए माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और रेंट था 10,000 का, और ये आ गया हमारा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आ रहा है? -2,000। दैट इज, ये प्रॉफिट नहीं, ये है लॉस। अगर आपका क्लाइंट हर साल सिर्फ 4000 यूनिट्स बनाकर सेल कर सकता है तो उसे हर साल 2000 रुपए का लॉस होगा। क्या उसे ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? सर ऐसे तो लॉस हो जाएगा, तो हम एडवाइज करेंगे कि उसे बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये लो, एडवाइज में मैं लिख देता हूं नो। ये बात क्लियर है? 4000 यूनिट्स बनाकर सेल करेगा तो हमने क्या कहा? इसे बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो हर साल 7000 यूनिट्स बनाकर सेल कर सके तो? 7000 यूनिट्स पर एनम, तो उसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। क्या एडवाइस देंगे? सर फिर से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। बार बार मल्टीप्लाई करके तो नहीं दिखाऊं, आप समझो। सेल्स, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस अगर 10 रुपीज है तो हम यहां पर बात कर रहे हैं 7000 यूनिट्स की, तो कितनी सेल्स होगी? 70,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹8, देन 7000 यूनिट्स के लिए कितना? 7000 इंटू 8 कितना आया? 56,000। जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन 14,000, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट तो 10,000 है, ये आ गया प्रॉफिट 4000 का। यहां पर आपकी एडवाइस क्या होगी? उसे ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? इस कंडीशन में वो हर साल 4000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करेगा, तो क्या उसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? सर स्टार्ट कर लेते हैं, फिर तो पर एनम 4000 का प्रॉफिट होगा। मैं जो यहां पर अजम्पशन लेकर चल रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हर साल अगर 4000 यूनिट सेल हो या हर साल अगर सिर्फ 7000 यूनिट सेल हो तो वो क्या करे? तो आपने कहा कि सर यहां पर उसके लिए बिजनेस बेनिफिशियल नहीं है, लॉस होगा, लेकिन यहां पर प्रॉफिट होगा। मुझे ये बताओ, ऐसा यहां से यहां पर क्या हो गया है कि आपका डिसीजन चेंज हुआ है? चेंज कैसे कह रहा हूं मैं? पहले हमने कहा बिजनेस स्टार्ट नहीं करें, अब हम कह रहे हैं बिजनेस स्टार्ट कर लें, तो डिसीजन चेंज हुआ है। इस चेंज का रीजन क्या है? सर रीजन सीधा सीधा है, यहां पर था लॉस और उधर है प्रॉफिट। लेकिन इधर लॉस और उधर प्रॉफिट क्यों है, मैं आपसे वो पूछ रहा हूं। सर इधर लॉस आ रहा था 2000 का, उसका रीजन है क्योंकि यूनिट्स कम सेल हो रही हैं, और इधर 4000 का प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि इधर ज्यादा यूनिट सेल हो रही हैं, तो हमारा डिसीजन चेंज हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, डिसीजन चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर 4000 का प्रॉफिट है इसलिए? हाँ सर, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर यहां पर इस 4000 के प्रॉफिट की जगह सिर्फ 1000 का प्रॉफिट होता तब आपका डिसीजन क्या होता? नो और यस।
अगर 1000 का प्रॉफिट होता तब भी यस होगा। तो आप ये कैसे कह सकते हो? 4000 में तो आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हैं सर हाँ बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो जो आपका डिसीजन चेंज हुआ है वो 7000 यूनिट्स की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि 7000 पे तो 4000 का प्रॉफिट आ रहा है। मैं कह रहा हूं अगर ये प्रॉफिट ओनली फॉर 1000 भी होता तब भी तो आपका डिसीजन यस होता। हाँ सर, तो मुझे ये बताइए आपका डिसीजन नो से यस में कन्वर्ट किस पॉइंट पर हुआ है? 7000 पर तो प्रॉफिट है, अगर ये प्रॉफिट 4000 की जगह कम रहा होता, 500 का भी प्रॉफिट रहा होता, तो भी हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डिसीजन देते। तो जो डिसीजन चेंजिंग पॉइंट है वो क्या है? देखो मैं आपको दिखाता हूं। डिसीजन चेंजिंग पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जहां पर ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस। देखो मैं चेक कराता हूं। मान लो अगर आपका क्लाइंट 5000 यूनिट्स बनाकर सेल कर सकता है, हर साल 5000 यूनिट सेल करे, तो बताइए सेल कितनी होगी? सर 5000 इंटू 10 50,000। वेरिएबल कॉस्ट 5000 इंटू 8 40,000। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 10,000। फिक्स्ड कॉस्ट रेंट के नाम से कितनी देनी है? 10,000। और ये आया हमारा प्रॉफिट कितना? निल। यहां तक बात समझ आती है? यानी हमारा जो डिसीजन चेंज हुआ है वो इन 5000 यूनिट्स की वजह से चेंज हुआ है। यानी ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बनाकर दिखाया ये प्रेजेंट करता है कि अगर हमारी सेल 5000 यूनिट्स से कम रही तो कंपनी को होगा हर साल लॉस, और अगर हमारी यूनिट 5000 से ऊपर हुई तो कंपनी को होगा हर साल प्रॉफिट। तो यानी जो डिसीजन चेंजिंग पॉइंट है वो 5000 यूनिट्स है, और ये 5000 यूनिट्स निकालकर, ये 5000 यूनिट्स कंप्यूट करके हम अपने क्लाइंट को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हर साल कम से कम 5000 यूनिट बनाकर सेल कर सकते हैं, एटलीस्ट 5000 यूनिट्स, तो उन्हें ये बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। और अगर उनकी सेल 5000 यूनिट्स की भी नहीं होगी तो उन्हें आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। ये बात क्लियर है? तो जहां पर डिसीजन चेंज होता है, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, जैसे कि यहां पर ये है 5000 यूनिट्स, ये कंप्यूट कैसे होती हैं उसकी बात करेंगे। और इन 5000 यूनिट्स से मतलब क्या है वो समझेंगे। इन 5000 यूनिट्स को हम नाम देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। लिख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट। इसे बीईपी भी शॉर्ट में कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स द लेवल ऑफ आउटपुट at which total contribution is just sufficient to cover fixed cost. Total contribution is just sufficient to cover fixed cost, leaving no profit, no loss for the entity. ये बात क्लियर है? यानी ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ आउटपुट है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिस पर टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा। और जब टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा तो कंपनी को न तो प्रॉफिट मिलेगा ना ही कंपनी को लॉस होगा। और जरा ध्यान दो यहां पर यही तो है। ये देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था? 10,000, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? वो भी 10,000, तभी तो ये प्रॉफिट नील हुआ। बात समझ आ रही है? तो जहां पर टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा वो लेवल हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, क्योंकि इस लेवल पर ना तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस।
अगर कंपनी की सेल ब्रेक इवन पॉइंट से कम रह गई तो लॉस, और अगर कंपनी की सेल ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा होती है तो मिलेगा कंपनी को प्रॉफिट। तो ये 5000 यूनिट्स निकालकर हम अपने क्लाइंट को बता देंगे कि आपने कम से कम 5000 यूनिट सेल करनी है, इतनी कर सकते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करना, वरना रहने देना। अभी जब मैंने ये कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट किया तो मैंने आपसे क्या कहा, मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो ये डिसीजन ही तो दे रहे हैं हम अपने क्लाइंट को, ये एडवाइस ही तो हम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं जरा। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन 5000 यूनिट्स के लेवल पर ये प्रॉफिट जीरो आएगा, आपको कैसे पता चला? मैंने तो सीधा एक बार 4000 की कंपटीशन कराई, एक बार 7000 की कराई, और फिर मैंने कहा जहां पर ये नील हो जाए प्रॉफिट, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये 5000 यूनिट्स मुझे कैसे पता चली हैं वो समझते हैं। चलिए आप बताइए मुझे, ये देखो ये रहा मेरा क्वेश्चन का डेटा। हर एक यूनिट बनाएंगे 10 रुपए में सेल होती है, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000। इतनी बात ठीक है। मैंने ये कैसे पता चलाया कि 5000 यूनिट्स पर नो प्रॉफिट नो लॉस होने वाला है, वो समझेंगे। प्लीज सामने ध्यान दीजिएगा। 5000 यूनिट्स कंप्यूट कैसे हुई है वो समझते हैं। एक यूनिट बनाते हैं कितने में सेल होती है? 10 रुपीज में, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी उसकी? 8 रुपीज। बात को ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपका क्लाइंट मैं ही हूं, मैं इस साइड में हम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, और मान लीजिए इस हैंड पे मेरे है मार्केट जहां पर हम यूनिट सेल कर देंगे। तो एक यूनिट बनाने के लिए मुझे अपनी पॉकेट से कितना खर्च करना पड़ेगा? मैंने 8 रुपए निकाले, इधर एक यूनिट बनाई फैक्ट्री के अंदर, और वो यूनिट बनकर आ गई। हमने क्या किया, इस यूनिट को मार्केट में सेल कर दिया, मुझे वापस कितने मिले? 10 रुपीज। तो इस 10 में से मैंने कहा कि 8 रुपए तो मैंने अपनी पॉकेट से ही खर्च किए थे, मैंने वापस उठाकर पॉकेट में रख लिए। मेरे पास अभी कितने रुपए हैं? 8 रुपए मैंने खर्च करके यूनिट बनाई फैक्ट्री में, उस यूनिट को मैंने इधर मार्केट में सेल कर दिया, वापस से आए 10 रुपए। 10 में से मैंने कहा 8 तो मेरे ही थे, मैंने वापस पॉकेट में रखे। मेरे पास अभी कितने रुपए हैं? 2 रुपए। क्या ये 2 रुपए मेरा प्रॉफिट है? नहीं सर, अभी प्रॉफिट नहीं है। बताओगे क्यों नहीं है? क्योंकि अभी सर रेंट भी तो देना है ये 10,000 का, तो अभी ये 2 रुपए प्रॉफिट नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने कहा 2 रुपए हम यहां पर अलग रख लेते हैं, ये 2 रुपए उठाकर मैंने यहां पर रख दिए। मैंने फिर दोबारा से 8 रुपए निकाले, इधर फैक्ट्री में यूनिट बनाई, इधर सेल कर दी, वापस से आए 10 रुपए। 2 रुपए 8 रुपए मैंने पॉकेट में रखे, ये 2 रुपए फिर यहां पर रख दिए। कितने हो गए? 2 पहली यूनिट से, 2 इस यूनिट से, 4 रुपए। मैंने फिर से 8 रुपए निकाले, इधर यूनिट बनाई, इधर सेल कर दी, वापस से 10 रुपए आए, 8 रुपए मैंने पॉकेट में रखे, 2 रुपए फिर बचाए। कितने हो गए मेरे पास? ये 6 रुपीज, 6 रुपए। मैं एक यूनिट बार बार ऐसे ही बनाते जा रहा हूं फैक्ट्री में, इधर मार्केट में सेल करते जा रहे हैं, और हर एक यूनिट मुझे 2 रुपए बचाकर जाती है। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, और ये 2 रुपए जो मैं इकट्ठे करते जा रहा हूं, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है। क्यों? अभी रेंट भी तो देना है, और रेंट कितना देना है? 10,000 का। तो मुझे आप सोचकर बताइए कि अगर मुझे हर एक यूनिट 2 रुपए बचाकर देती है, और मुझे रेंट देने के लिए 10,000 का लमसम अमाउंट इकट्ठा करना है, तो अगर मुझे 10,000 रुपए इकट्ठे करने हैं और हर एक यूनिट से 2 रुपए मुझे मिलते हैं, तो मुझे कितनी यूनिट बनाकर सेल करनी होगी 10,000 रुपए इकट्ठा करने के लिए? 5,000। देखो निकल तो गया, किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत ही नहीं है। बात समझ आई मैंने क्या डिस्कस किया? मैंने कहा हर एक यूनिट 8 रुपए बनाकर 10 रुपए में बेची जाती है, 2 रुपए मिलते हैं। ये 2 रुपए हमारा प्रॉफिट नहीं है, इन 2 रुपए को हम नाम देते हैं कंट्रीब्यूशन। मैंने ऊपर लिखा भी था कि सेलिंग प्राइस में से, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो आता है कंट्रीब्यूशन। तो हर एक यूनिट से अगर 2 रुपए बचते हैं कंट्रीब्यूशन के नाम के, तो मैं फिक्स कॉस्ट तब पे कर पाऊंगा जब मेरे पास 10,000 रुपया हो, और हर एक यूनिट से 2 रुपए बचते हैं, तो 10,000 रुपए बचाने के लिए मुझे कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी? 5,000। निकल तो गया? बात समझ आई? ब्रेक इवन पॉइंट देखो जरा कैसे निकाला मैंने, ये कैसे डिसीजन लिया। ब्रेक इवन पॉइंट बताइएगा कैसे निकाला है?
हमने निकाला 5000 यूनिट्स, और ये कैसे निकाला, हमें 10,000 रुपीज इकट्ठे करने थे फिक्स्ड कॉस्ट देने के लिए, रेंट देने के लिए, हमने इसे 2 से डिवाइड किया, ऐसे ही तो निकाला। मैंने कहा 10,000 चाहिए, हर एक यूनिट से 2 रुपए मिलते हैं, तो कितने यूनिट, 5000 यूनिट्स। अच्छा ये निकला कैसे है वो समझो, ये 10,000 था क्या, ये 10,000 था फिक्स्ड कॉस्ट, और डिवाइड किया है इसे 2 रुपीज से, ये 2 क्या था, ये 2 था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी ये इस तरह से हम ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर्मूला याद करने की जरूरत तो नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है मैंने क्या डिस्कस किया है। हर एक यूनिट से 2 रुपए बचते हैं, मुझे 10,000 रुपीज का लमसम अमाउंट इकट्ठा करना है जिससे कि मैं रेंट पे कर सकूं लैंडलॉर्ड को। तो कितने यूनिट बनाकर सेल करें, 5000। ये कम से कम यूनिट है, इनसे जो सेल होगी, इनसे जो कंट्रीब्यूशन आएगा, वो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा सर, वो कंट्रीब्यूशन आएगा 10,000 का, और 10,000 का कंट्रीब्यूशन में से हम 10,000 की फिक्स्ड कॉस्ट पे कर देंगे, प्रॉफिट हमारा क्या हुआ, नील। तो ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कम से कम कितनी यूनिट सेल करें। ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि अगर ये सेल हमारी इन 5000 यूनिट से कम रही तो लॉस होगा, और अगर ये सेल 5000 यूनिट से ज्यादा हुई तो प्रॉफिट होगा। बात समझ आ रही है। तो हमने कितने यूनिट्स निकाल कर दे दी उसे, 5000 यूनिट्स। इतनी बात क्लियर है। देखिए ऊपर मैंने लिखा था यहां पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ये देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैसे निकालनी बताई हमने कहा कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितने % है। मेरे इस एग्जांपल में बता सकते हो, देखो 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, 10 रुपए का सेलिंग प्राइस है, इनटू 100 कितना आया, 20%। कितना आ गया है, 20%। इतनी बात ठीक है। वापस आते हैं यहां पर, हमने कहा ब्रेक इवन तो हमने निकाल के दिया 5000 यूनिट्स। हमारा क्लाइंट क्या कह रहा है, हमारा क्लाइंट कहता है सर यूनिट में मत बताओ, मुझे यूनिट का नहीं पता, यूनिट बनाएगा वर्कर, सेल करेगा सेल्समैन, मुझे तो ये बताइए कि कितनी सेल करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। आपने निकाल कर देना है कि आपका क्लाइंट कितने रुपए की सेल करे जिससे कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर पहुंच जाए। तो यहां पर जो मैंने निकाला वो यूनिट्स में है 5000, और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपीज। तो कितनी सेल करनी पड़ेगी कम से कम, सर 5000 इंटू 10, 50,000 का रेवेन्यू चाहिए। और देखो 50,000 ही तो था यहां पर, ये देखिए ये रहा 50,000 जब हमारा प्रॉफिट लॉस नील हुआ। तो अगर हमारा क्लाइंट कहता है कि सर हमें रुपीज में बताएं, तो रुपीज में कैसे निकालें, सर निकल तो गया 5000 यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस 10, आ गया 50,000। क्या रुपीज में निकालने के लिए पहले यूनिट में निकालना जरूरी होगा कि सर पहले यूनिट में निकालो 5000 और फिर उसे सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके ये बताएं कि रुपीज में कितना है। क्या जरूरी होगा पहले यूनिट्स में निकालना, कोई जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्ट भी रुपीज में निकाल सकता हूं। फिर से ध्यान से समझना, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था हमने एक यूनिट बनाई, इधर सेल कर दी, हर एक यूनिट से मिले हमें 2 रुपए, हर एक यूनिट से मिले 2 रुपए, हर एक यूनिट से मिले 2 रुपए। आपको पता भी नहीं चला कि मैंने आपसे क्या काम कराया। जैसे ही मैंने इन 2 रुपए को पर यूनिट कहा, और जैसे ही मैंने फिर आपसे यह कहा कि हमें 10,000 रुपीज चाहिए रेंट देने के लिए, अगर एक यूनिट से 2 रुपए तो 10,000 के लिए कितना, आपने तुरंत कहा सर 5,000 यूनिट्स। आपने ध्यान दिया मैं आपसे क्या काम करा रहा था, मैं उस 2 रुपए के कंट्रीब्यूशन को एक यूनिट से लिंक कर रहा था। बात समझ आ रही है, उस 2 रुपए के कंट्रीब्यूशन को मैं एक यूनिट से लिंक कर रहा था। अब हमारा क्लाइंट कह रहा है सर यूनिट्स में नहीं रुपीज में बताओ। देखो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं फिर से। अब मैं क्या करूं, रुपीज में बताना है। मैं जब 10 रुपए में सेल करता हूं एक यूनिट, तो उन 10 में से मुझे 2 रुपए बचते हैं, क्योंकि आज तो मेरे ही थे। 10 में से 2, बात समझ आ रही है। उल्टा बोलता हूं,
ध्यान से सुनते रहना। यानी 2 रुपए बचाने के लिए 10 रुपए की सेल करनी पड़ती है। 10 रुपए की 1 यूनिट बेची जाएगी तब जाकर 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो मैं क्या करूं, 2 रुपए बचाने के लिए 10 रुपए की सेल, तो 1 रुपया बचाने के लिए कितनी, 2 रुपए बचाने के लिए 10 रुपए की सेल, तो 1 रुपया बचाने के लिए कितनी, 5। और अगर 1 के लिए 5 तो मुझे रेंट कितना देना है, 10,000 का। अगर 1 रुपए के कंट्रीब्यूशन के लिए 5 रुपए की सेल करनी पड़ती है तो 10,000 के लिए कितना, 50,000। 1 के लिए 5 तो 10,000 के लिए कितना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 50,000 रुपए डायरेक्ट निकल गया है। तो यानी अगर इनकी सेल 50,000 रुपीज की होगी तो ना तो इन्हें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये 50,000 रुपीज में भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ आती है। सर डायरेक्ट कैसे निकालें, निकाल तो दिया हमने, हर एक यूनिट से 2 रुपए, पहले मैंने कहा, मैं कह रहा हूं 10 रुपए में से 2 रुपए, 10 से 2 तो यानी 2 के लिए 10 रुपए की सेल, 2 रुपए के कंट्रीब्यूशन के लिए 10 की सेल, तो 1 के लिए 5 की, 1 के लिए 5 की, तो 10,000 रुपीज के लिए कितने की, 50,000 की। देखो मैं कैसे निकाल सकता हूं डायरेक्टली, इसे कहेंगे हम ब्रेक इवन सेल्स, है ऊपर भी ब्रेक इवन सेल्स ही, वो थी यूनिट्स में और हम बात करेंगे रुपीज में। इतनी बात ठीक है। कैसे निकाला मैंने, आंसर तो सर हमने निकाल लिया, कितना आया, ₹50,000। अब ये निकाला कैसे वो समझो। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा 2 रुपए बचाने के लिए 10 की सेल करनी पड़ती है, तो 10,000 रुपए बचाने के लिए कितने की सेल, बताओ ना जरा कैसे निकलेगा। सर 10,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 2। ये बात समझ आई। या आप सोचकर मुझे ये बताओ कि अगर 10 रुपए की सेल में से 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है तो 100 रुपए की सेल में से कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 20 का। 10 से 2 तो 100 से कितना, 20। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 10 रुपए की सेल में से 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन है तो 100 रुपए की सेल में से कितना, 20 रुपए का। एक बात बताओ, ये जो मैं 100 रुपए की सेल से 20 रुपए की बात कर रहा हूं, बताना जरा ऐसे ही तो निकालोगे, कोई और तरीका होगा निकालने का। ये देखो, और क्या मतलब है इसका, 10 रुपए की सेल से 10 रुपए की सेल से 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन, तो 100 से कितना, 20। इसे लेकिन आप लोग और हम इसे नाम देते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का मीनिंग क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का मतलब 100 रुपए की सेल से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन। तो 100 रुपए की सेल से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है, 20 रुपए का। क्योंकि ये 100 रुपए की सेल से है तो इसे हम 20% कह देते हैं। अब जितनी भी सेल होगी उसका 20% कंट्रीब्यूशन होगा। और मुझे ये बताइए कि यहां पर मुझे चाहिए 50,000 का कंट्रीब्यूशन, 50,000 की सेल करनी है, हमें चाहिए 10,000 का कंट्रीब्यूशन, और हर 100 रुपए की सेल से 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है। निकाल सकते हैं ना ऐसे। तो कितना हुआ, एक बार अब जरा ध्यान दो, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 10,000 था क्या, 10,000 ये बताओ सर, ये 10,000 थी फिक्स्ड कॉस्ट इनटू, अब जरा यहां पर देखना ये क्या है, 100/20। इसे देखो जरा, क्या ये जो 20% मैंने निकाला है, क्या इस 20% को हम 20/100 लिखते हैं। मैथमेटिकली 20% जो मैंने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाली है, क्या 20% को हम 20/100 लिखते हैं। हाँ सर लिखते तो हैं। तो एक बात मुझे बताओ, यहां पर भी 20/100 ही तो है, ये रहा देखो, यहां पर भी 20/100 ही तो है, बस उल्टा हो गया है। और अगर मैं 20/100 को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कह रहा हूं तो 100/20 को क्या लिख सकता हूं, 1 प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और ये क्या बना हमारा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बना हमारा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एक बार फिर से ध्यान से,
10 रुपए की सेल से 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो 100 की सेल से मिलेगा 20 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। और 100 की सेल से कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उसी को ही हमने नाम दिया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब 100 की सेल से 20 का कंट्रीब्यूशन मिलता है, फिर मैंने उल्टा बोला, 20 की कंट्रीब्यूशन के लिए 100 की सेल, अगर 20 के लिए 100 तो 10,000 के लिए कितना, तो ये ऐसे ही तो निकलेगा जो मैंने यहां पर कंप्यूट किया। देखो, अगर 20 के लिए 100 तो 10,000 के लिए कितना, 50,000। तो 100 बाई 20 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर 20 बाई 100 को मैंने नाम दिया है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो यहां पर, तो 100 बाई 20 को मैं 1 बाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कह सकता हूं, और ये मेरा कॉन्सेप्ट बना फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब ये बात मैं बार बार आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना। अगर बात हो कभी भी, अगर आपने कुछ भी कंप्यूट करना हो, अगर कभी भी निकालना हो, अगर बात हो यूनिट्स में कंप्यूट करने की, तो लिंक रहेगा हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और जब भी बात होगी ये यूनिट्स के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और जब भी बात होगी रुपीज की, तो हमेशा लिंक रहेगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। अब ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, किसी भी लेवल पर कहीं पर भी मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते रहना, ये लिंक बिल्कुल एज इट इज रहेगा। जब भी बात होगी यूनिट्स की, हमें कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स में कंप्यूट करना पड़ेगा, तो लिंक रहेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और जब बात होगी रुपीज की, तो लिंक रहेगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंट्रीब्यूशन को रुपीज से लिंक करने का तरीका है। यही तो मैंने कहा 100 रुपए से 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन, मैं रुपए कहा था मैंने। तो जब भी हम रुपीज में बात करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का लिंक बनेगा, जब भी हम यूनिट्स में बात करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का लिंक रहेगा। और आगे हम न जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बीच बीच में दिखाता भी रहूंगा कि देखो ये लिंक एज इट इज मेंटेन हो रहा है, जो मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। इतनी बात क्लियर है। चलिए, हमारे क्लाइंट ने हमसे पूछा बिजनेस स्टार्ट करें, तो हमने कहा कम से कम 5,000 यूनिट्स। उसने कहा सर रुपीज में बताओ, हमने रुपीज में निकाल दिया 50,000। हमारा क्लाइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। हमारा क्लाइंट कहता है कि सर मुझे, यानी क्लाइंट को 10,000 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, या 10,000 नहीं, चलो ज्यादा लेते हैं, आपके क्लाइंट को रुपीज 50,000 का प्रॉफिट चाहिए। कितनी यूनिट सेल करें, ध्यान से, आपके क्लाइंट को 50,000 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट तो कितनी यूनिट सेल करें, बता सकते हो क्या? सर निकाल लेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सोचकर बता सकते हो तो बताओ। ध्यान दो, मान लो जैसे मैंने कहा आपका क्लाइंट मैं ही हूं, तो मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, मुझे प्रॉफिट मिलता कब है? सर प्रॉफिट निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी पड़ती है। ये देखो, प्रॉफिट मैंने कब निकाला, ये प्रॉफिट कब निकाला, जब मैंने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की। यानी हमें अगर 50,000 का प्रॉफिट चाहिए तो कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेंगी? अब जरा ध्यान दो, प्रॉफिट मुझे तब बचेगा जब मैं 10,000 की फिक्स्ड कॉस्ट पे कर चुका हूंगा, 10,000 का रेंट दे चुका हूंगा। अब सोचकर बताओ, 50,000 चाहिए मुझे अपने प्रॉफिट के नाम से, 10,000 देना है मुझे रेंट, तो मुझे टोटल इकट्ठा कितना करना पड़ेगा? 60,000। 60,000 कैसे निकाला? मुझे 50 मुझे चाहिए, 10,000 लैंडलॉर्ड को चाहिए। जब उसे मैं रेंट के 10,000 रुपीज दे चुका हूंगा और उसके बाद मेरे पास 50,000 बचेंगे, तभी तो मैं नाम दूंगा उसे प्रॉफिट है। तो 50 चाहिए मुझे, 10 चाहिए लैंडलॉर्ड को, टोटल अमाउंट चाहिए 60,000 का। और हर एक यूनिट में बनाकर सेल करता हूं, कितने रुपए मिलते हैं? 2 रुपए। मुझे 60,000 रुपीज की सेविंग करनी है। 60,000 रुपीज का अगर कंट्रीब्यूशन मेरे पास होगा तो मैं 50,000 देने के बाद, 10,000 देने के बाद 50,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकूंगा। तो मुझे 60,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए। 60,000 के कंट्रीब्यूशन से मेरा प्रॉफिट 50,000 का आ जाएगा। तो अगर मुझे 60,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कितनी यूनिट सेल करें? सर हर यूनिट से 2 रुपए मिलते हैं, 60,000 के लिए 30,000 यूनिट सेल कर लो। बात समझ आई? कंप्यूट करना समझ आया? चलो मैं एक बार और कहता हूं, अगर मान लो मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी? सर 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए आपको, 10,000 देने लैंडलॉर्ड को, टोटल अमाउंट इकट्ठा करना पड़ेगा 1,10,000। 1 यूनिट से 2 रुपए मिलते हैं, तो 1,10,000 के लिए कितनी यूनिट्स? 55,000 यूनिट्स। निकाल सकते हो? देखो जरा,
कैसे निकाला हमने? यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेंगी डिजायर्ड प्रॉफिट को अर्न करने के लिए? तो पहले मैंने क्या कहा था, 50,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो हमने कैसे निकाला, ध्यान दो। हमने कहा सर फिक्स्ड कॉस्ट देनी है 10,000 की, 50,000 का प्रॉफिट हमें चाहिए, टोटल चाहिए 60,000, एक यूनिट से 2 रुपए मिलते हैं, तो कितना आ गया 60,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30,000 यूनिट्स। और ये निकला कैसे, अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं इसका, तो ये 10,000, ये 10,000, ये क्या था, ये है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस ये 50,000 क्या है, डिजायर्ड प्रॉफिट जो कि अर्न करना चाहते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई ये 2 क्या है, ये 2 था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन। और देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया। देखिए इन फॉर्मूला को रटने की कोशिश मत करना। कितना टाइम लगा रहा हूं मैं, अगर मैं चाहता तो ये 3-4 फॉर्मूले में सीधा ही लिखवाकर क्वेश्चन करने लग जाता, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक फॉर्मूले को डिराइव करके दिखा रहा हूं। 10,000 लैंडलॉर्ड को देना है, 50,000 मुझे चाहिए प्रॉफिट, तो टोटल इकट्ठा करना पड़ेगा 60,000, हर एक यूनिट से 2 रुपए मिलते हैं, तो 60,000 यूनिट्स के लिए कितना याद हो गया, 30,000 यूनिट्स। 60,000 कंट्रीब्यूशन के लिए कितना, 30,000 यूनिट्स। इतनी बात ठीक है। आपका क्लाइंट कहता है सर 50,000 का प्रॉफिट चाहिए, कितनी यूनिट सेल करें, तो आपने कहा कितनी, 30,000। वो कहता है सर यूनिट में नहीं, रुपीज में बताओ, तो 30,000 यूनिट्स कितने में सेल होंगे, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 रुपए था, 3 लाख, 30,000 यूनिट सेल करेंगे 10 रुपए के प्राइस पर, तो 3 लाख का रेवेन्यू मिलेगा ना। तो उसने कहा सर रुपीज में बताओ, तो आप निकाल सकते हो 3 लाख। तो क्या रुपीज में निकालने के लिए पहले हमें यूनिट्स में निकालना जरूरी है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने। अगर बात करेंगे यूनिट्स में तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का लिंक रहेगा, और अगर बात करेंगे अगर रुपीज में तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का लिंक होगा। देखो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, कैसे, ये देखिए, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी अब हम यहां पर बात कर रहे हैं रुपीज में, तो कुछ भी नहीं करना है, देखो वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, अब लिंक होगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से, और आप कैलकुलेट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं 3 लाख रुपए आ रहा होगा ये, क्योंकि 30,000 यूनिट 10 रुपए के प्राइस पर 3 लाख की तो बिकेंगी। ये देखो मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख दूं, 60,000 फिक्स्ड कॉस्ट थी 10,000, प्रॉफिट चाहिए 50,000 का, डिवाइड बाई 20%, चेक करना 3 लाख रुपीस आया कि नहीं, आ गया देखो। यानी अगर हमें प्रॉफिट दे दिया हो तो हम यूनिट्स निकाल सकते हैं, और कैसे निकलेगी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो चाहिए इन्हें ऐड कर दो और डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और अगर रुपीज में निकालना है तो डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। क्लियर हो गई है बात। यहां पर 4 कॉन्सेप्ट्स मैंने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सिखाया आपको यूनिट्स में, फिर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में, इसी तरह फिर यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट यूनिट्स में निकाला, और सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट मींस इन टर्म्स ऑफ रुपीज, रुपीज में निकाला 3 लाख। यहां तक अभी तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। चलें फिर इससे आगे आगे चलते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा।
मैं फिर से वही एग्जाम्पल जो मेरा स्टार्टिंग से चल रहा है और लगभग आज की क्लास में मेरा यही एग्जाम्पल चलता रहेगा। कौन सा एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं? ये एग्जाम्पल। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, आप ध्यान से बताएंगे मुझे। मैं फिर से स्टार्ट करता हूं यही एग्जाम्पल। फिर से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? मैंने अपनी पॉकेट से 8 रुपए निकाले, यूनिट इधर बनाई फैक्ट्री में, इधर सेल कर दी, 10 रुपए मिले, 8 रुपए मैंने वापस पॉकेट में रखे, बचे 2 रुपए, ये मैंने यहां पर रख लिए। ये 2 रुपए मेरा प्रॉफिट नहीं है। मैंने फिर से 8 रुपए निकाले, इधर यूनिट बनाई, इधर सेल की, 2 रुपए फिर से बचे। अब कितने रुपए हो गए? 2 पहले 2 ये हो गए 4 रुपए। फिर से 8 रुपए निकाले, यूनिट बनाई, इधर सेल की, 8 रुपए वापस पॉकेट में, फिर से 2 रुपए बचे, ये हो गए 6 रुपए। हर एक यूनिट में बनाते जा रहा हूं और हर एक यूनिट से मुझे कितने मिलते जा रहे हैं? 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए। ये बात ठीक है? इस बार जो मैंने ये 8 रुपए निकाले, ये यूनिट बनाई, इधर सेल की, ये इस साल की ये इस साल की 5000वीं यूनिट है। यानी मैं यूनिट इधर बनाते जा रहा था, सेल करते जा रहा था, बनाते जा रहा था, सेल करते जा रहा था। इस बार जो ये यूनिट बनी और इधर मैंने सेल की, ये इस साल की 5000वीं यूनिट है। अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 5000 यूनिट बनाकर सेल कर दी मैंने। उस 5000 यूनिट से जो 2 रुपए मिले, मेरे पास कितना अमाउंट हो गया होगा? हर एक यूनिट से 2 रुपए बच रहे थे। 5000 यूनिट से कितना अमाउंट हो गया? 10,000 रुपीज का। अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं क्या सोच रहा हूं कि मुझे रेंट आज भी देना है और कल भी देना है। 10,000 का रेंट देना है। मैंने कहा चलो क्या एट द एंड ऑफ द ईयर देंगे, हम स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। अभी ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था। जो भी 5000 यूनिट से 10,000 रुपीज मेरे पास इकट्ठा हुआ, मैंने रेंट के नाम से लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दी। मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर ना प्रॉफिट ना लॉस। फिर ध्यान दो, रेंट देने के बाद मैंने फिर से वही 8 रुपए निकाले, इधर यूनिट बनाई, इधर सेल कर दी, 10 रुपए आए, 8 रुपए वापस पॉकेट में। मेरे पास अभी कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं सर। तो क्या अब ये 2 रुपए मेरा प्रॉफिट है? हां सर, अब तो प्रॉफिट है। अब कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि सर रेंट देना है, दे तो दिया रेंट। और अब इसके बाद मैं जितनी भी यूनिट बनाऊंगा इस साल में, जो भी टाइम बचा हुआ है, उनसे जो भी 2-2 रुपए मुझे मिलते रहेंगे, वही मेरा प्रॉफिट होगा। तो एक बात बताओ, ये तो क्लियर हो गया कि सर पहली 5000 यूनिट से जो 2 रुपए इकट्ठे होंगे, 10,000 रुपए, वो तो रेंट देने में ही चले जाएंगे। तो मुझे प्रॉफिट कौन सी यूनिट देंगी? सर हमें प्रॉफिट तो तब बचेगा ना जब 5000 से ऊपर हम यूनिट सेल करेंगे। इतनी बात ठीक है? इसका मतलब मुझे प्रॉफिट देने वाली यूनिट कौन सी है? जो 5000 से ऊपर है। पहली 5000 यूनिट से आने वाला जो कंट्रीब्यूशन है 10,000 का, वो तो फिक्स कॉस्ट पे करने में ही चला जाएगा। तो हमें प्रॉफिट देंगी 5000 से ऊपर वाली यूनिट, यानी ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर वाली यूनिट। इन ऊपर वाली यूनिट्स को हम नाम देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि हमें प्रॉफिट मार्जिन देने वाली यूनिट सिर्फ वही होंगी जो ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा होंगी। तो इन यूनिट्स को हम नाम देते हैं क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये लोग लिखते हैं इस बात को। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी means sales over and above ब्रेक इवन सेल्स। तो यानी कैसे निकलेगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस
ब्रेक इवन सेल्स, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। क्लियर है? यहां तक बात समझ आती है? अब जरा ध्यान से सोचना, अगर मैं 7000 यूनिट्स बनाकर सेल करूं तो कितना प्रॉफिट मिलेगा मुझे? अब देखो, प्रॉफिट निकालने का एक शॉर्टकट तरीके की बात कर रहा हूं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 7000 यूनिट्स बनाकर सेल करेंगे, हर यूनिट से 2 रुपए मिलते हैं, तो 7000 से आएंगे 70,000, सॉरी 14,000। 70,000 तो सेल हो गई। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? हर एक यूनिट से 2 रुपए, तो 7000 से कितना? 14,000। 14,000 में से रेंट कितना देना है? 10,000, तो प्रॉफिट कितना? 4,000। क्या जरूरत है मुझे ऐसे निकालने की भी? अभी मैंने आपके साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और मैंने कहा मुझे प्रॉफिट सिर्फ वही यूनिट देंगी जो 5,000 से ऊपर होंगी। तो अगर मैं 7,000 यूनिट्स के लेवल पर प्रॉफिट निकालना चाहता हूं तो मैं सीधा कहूं ना, 7,000 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है? सर 7,000 में से पहली 5,000 यूनिट तो बेकार है, उनसे तो जो भी आएगा वो रेंट में चला जाएगा। तो मुझे प्रॉफिट देने वाली कौन सी यूनिट होंगी? 5,000 से ऊपर वाली, यानी कितनी? 2,000। अगर मैं 7,000 की सेल की बात कर रहा हूं तो 5,000 से जो भी मिला वो रेंट में चला गया। मुझे प्रॉफिट देंगी सिर्फ 2,000 यूनिट, और एक यूनिट से कितना मिल रहा है? 2 रुपए। तो 2,000 यूनिट से कितना? 4,000 रुपए। और देखो 7,000 यूनिट्स के लेवल पर हमने निकाला तो था, देखो यार 7,000 यूनिट्स के लेवल पर प्रॉफिट निकाला था 4,000। ध्यान रहेगी बात? तो मुझे बताइए, अगर हम 50,000 यूनिट बनाकर सेल कर दें तो प्रॉफिट कितना होगा? 50,000 यूनिट से प्रॉफिट कितना होगा? निकाल लेते हैं। सर 50,000 यूनिट में से पहली 5,000 यूनिट बेकार हैं, तो मेरे काम की यूनिट कितनी है? 45,000, और एक यूनिट से 2 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, तो 45,000 से कितना? 90,000। निकल गया प्रॉफिट। आप चेक करके देखना चाहें चेक कर सकते हो। बात समझ आ रही है? तो 50,000 यूनिट से प्रॉफिट कितना मिलेगा? 90,000 का। देखो डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं हम, और ये निकाल कैसे रहे हैं हम वो देख लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और मैंने क्या कहा आपसे, मेरे इस एग्जांपल में अगर मैं 7,000 यूनिट सेल कर रहा हूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है? अगर मैं 7,000 यूनिट सेल कर रहा हूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है? 2,000 यूनिट्स। एक यूनिट से 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट कितना? 4,000। बात समझ आ रही है? और मैंने पहले ही कहा था मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। अगर यहीं पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में हो तो फिर मल्टीप्लाई किससे होगा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से। अभी कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस किया, जब भी बात होगी यूनिट्स की, लिंक रहेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और जब भी बात होगी रुपीज की, लिंक रहेगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। देखो दिखाता हूं। 7,000 यूनिट्स कितने की सेल होंगी? 70,000 की। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या था? 50,000। रुपीज में बात कर रहा हूं। तो टोटल सेल्स 70,000, ब्रेक इवन सेल्स 50,000, तो मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ गई? 20,000। और अभी ये रुपीज में है। 20,000 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या थी? 20%। 20,000 का 20% बताना। देखो आ गया नहीं? 4,000। ध्यान रहेगी ये बात। कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं सभी को? कैसे डिस्कस कर रहा हूं मैं? यानी अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकल सकता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीज में है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकाला जा सकता है। ये बात ठीक है? देखो एक बार सीए इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। सीए इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और उन्होंने क्या दिया था वो बता देता हूं मैं। उन्होंने क्वेश्चन में दिया प्रॉफिट, और उन्होंने क्वेश्चन में दी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और पूछा गया स्टूडेंट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज बताएं। अब एक बात बताओ,
जब मुझे प्रॉफिट पता है, जब मुझे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पता है, तो क्या मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं निकाल सकता हूं? क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेकिन सोचो जरा, अगर आपको मैं सीधा सीधा बता दूं प्रॉफिट, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं और आपको मैं मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बता दूं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ये भी आपको दे दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताएं, तो स्टूडेंट्स लिंक नहीं कर पाता। तो अब ये क्या रटने की जरूरत है कि अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे दी है, प्रॉफिट दे दिया है, तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हैं? क्या ये भी मुझे लिखवाने की आवश्यकता है क्या? ये तो आपको खुद भी समझ लेना चाहिए इतना। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यानी अगर इसी इक्वेशन की, इसी कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इस वाली फॉर्मूले को देखना, पहले वाले को मैं यहां से बात करूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स निकाली जा सकती है। कैसे? प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये बात समझ आई क्या? मैंने क्या कहा? प्रॉफिट पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं निकलेगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इधर ले जाकर डिवाइड कर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को इधर ले जाकर डिवाइड कर दो, आ गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ऐसा ही क्या, यहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकल सकता है। बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे? इसी इक्वेशन से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। ये कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब ये तीन टर्म हमने डिस्कस कर ली हैं, तो इन तीन में से कोई भी अगर दो चीज दे रखी हो तो तीसरी निकल जाएगी ना। एक बार जरा इससे भी देख लो, ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, इससे अगर इस वाली इक्वेशन से मैं निकालना चाहूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, तो कैसे निकलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, ये इधर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, इधर चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, यानी प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और इसी इक्वेशन से अगर हम निकालना चाहें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो ये कैसे निकलेगी? प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। इन फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं इतना टाइम लगाकर आपको समझा रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए, ना कि ये आपको रटने पड़े। अगर तीन टर्म हमें दे रखी है और उनका मैंने रिलेशन आपको समझा दिया है, तो तीन में से अगर कोई भी हमें दो पता है तो तीसरी निकलेगी ना। प्रॉब्लम क्या आएगी उसमें? यहां तक बात क्लियर है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कह रहे हैं? ब्रेक इवन सेल से जो ऊपर वाली सेल होगी उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नाम देते हैं। यहां पर, यहां तक क्लियर हो गई बात?